बिहार में विधानसभा की 4 सीटों के लिए कल वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार धुआंधार चले, तमाम दिग्गज नेताओं ने अपना अपना जोर लगाया। अब क्या हालात हैं इन चारों सीटों पर, हम इसकी बात करेंगे कि कहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं। नीतीश और लालू की प्रतिष्ठा दांव पर है और इसमें सेंधमारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये जो 4 सीटें हैं जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं, संसद में पहुंच चुके हैं और उसके बाद ये सीटें खाली हो गई। तो इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कल झारखंड के विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसका भी पहले चरण की वोटिंग होगी और साथ ही साथ इन 4 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे बिहार के अंदर। और ये जो 4 सीट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है 2025 के लिहाज से, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के पहले इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें सभी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यानी इसमें कौन बाजी मारेगा, क्या समीकरण रहेंगे, किसके हाथ जीत लगती है, किसे हार मिलती है, उस आधार पर 2025 का भी विश्लेषण किया जाएगा कि 2025 में क्या हालात होंगे। तो इन चारों सीटों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या समीकरण है, किस तरह की लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई तो सीधे सीधे अगर बात करें तो एनडीए बनाम महागठबंधन की है। यानी एनडीए में बीजेपी जेडीयू शामिल है, चिराग पासवान हैं, तो जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी है और आरजेडी के साथ कांग्रेस के साथ जो वामपंथी पार्टियां हैं। तो ऐसे में मैदान सजा हुआ है और इस मैदान में अब किसके हाथ कौन सी बाजी लगने वाली है, कौन सी सीट किसके हाथ आएगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात है ये जो 4 सीटें हैं, इसमें 4 सीटें फिलहाल 3 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में थी हैं अभी। यानी जिस तरह से 3 जो सीटें हैं वो महागठबंधन की थी और एक एनडीए की। 3 जो सीटें हैं जिसमें रामगढ़ में जो सुधाकर सिंह जो आरजेडी के अब सांसद बन चुके हैं, उसके अलावा बेलागंज की बात करें तो सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद बन चुके हैं और इमामगंज से जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो एनडीए के हैं, वो भी सांसद बन चुके हैं। तो चौथी सीट की बात करें तो तरारी में सीपीआईएमएल यानी महागठबंधन की जो पार्टी है, महत्वपूर्ण घटक दल है, उसके सुदामा प्रसाद विधायक थे वहाँ से और अब वो सांसद बन चुके हैं आरा के। तो ये 4 सीटें जिस पर काफ़ी कुछ होना है, जिस पर काफ़ी कुछ नज़रें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात बेलागंज की बात करें सबसे पहले कि बेलागंज में क्या हालचाल है, क्योंकि बेलागंज पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। बेलागंज 34 साल से सुरेंद्र यादव का गढ़ है। सुरेंद्र यादव जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, सांसद बने हैं इस बार। और इस बार बेलागंज में उनके बेटे को विश्वनाथ यादव को उतारा गया है। तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि बेलागंज में लालू यादव ने भी आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार किया, लालू यादव ने भी वोट मांगे और सबसे बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला बेलागंज के अंदर कि लालू के साथ साथ हिना साहब भी थी और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब भी उतरे। यानी बेलागंज का मामला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि मुसलमान वोटों को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है, गोलबंद करने की कवायद की गई। इस कवायद के तहत लालू यादव ने खुद मैदान संभाला और साथ ही साथ हिना साहब और ओसामा साहब जिन्होंने अभी ही पार्टी ज्वाइन किया है, उन्हें सदस्यता दी गई, वो जो है उन्होंने भी जोर लगाया। बेलागंज का मामला दिलचस्प क्यों है, हम इसकी बात करेंगे। बात करते हैं बेलागंज की, सबसे पहले कर लेते हैं सुरेंद्र यादव जो सांसद बने हैं, विधायक थे यहाँ से और उनके इस्तीफे के बाद ये रिक्त हो गई सीट। और इस सीट पर आरजेडी का कब्जा जैसा कि मैंने बताया 34 सालों से है और उपचुनाव में आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के सीट बंटवारे के बाद यह सीट जो है जेडीयू के खाते में गई और जेडीयू की तरफ से मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब इसको जो है मामला यहाँ त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जनसुराज यानी प्रशांत किशोर ने भी काफ़ी जोर लगाया है, अपनी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यहाँ से मोहम्मद अमजद जो जनसुराज के उम्मीदवार बने हैं, काफ़ी कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं और साथ ही साथ एआईएमआईएम की भी उपस्थिति यहाँ पर है
और उनके भी जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं सेंधमारी के प्रयास में हैं। तो सबसे बड़ी बात, 34 साल पुराना ये बेलागंज का आरजेडी का गढ़ कैसे बचाएंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव, बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बड़ी चुनौती दी है, प्रशांत किशोर ने के जो कैंडिडेट हैं काफ़ी दमखम के साथ जो है मैदान में है। तो ऐसे में कल एक तस्वीर भी निकल कर आई, प्रशांत किशोर ने भी चुनाव प्रचार किया। तो ऐसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से माई समीकरण के भरोसे आरजेडी है और मुस्लिम यादव समीकरण में जिस तरह से प्रशांत किशोर यहाँ पर खास करके बेलागंज में सेंधमारी करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में मामला बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। और AIMIM भी उनका साथ ही दे रही है अगर एक तरह से कहा जाए। तो ऐसे में अगर कहीं मुस्लिम वोट में सेंधमारी होती है तो बाजी किसके हाथ जा सकती है, ये समझा जा सकता है। तो ऐसे में मामला तो आमने सामने जरूर JDU और महागठबंधन है, यानी JDU की मनोरमा देवी हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन से विश्वनाथ यादव हैं। लेकिन इसको त्रिकोणीय पूरी तरह से बना रहे हैं जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, मोहम्मद अमजद जो उनके उम्मीदवार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, कल वोटिंग होगी, लेकिन मामला दिलचस्प है। बेलागंज से निकलते हैं और इमामगंज चलते हैं, और इमामगंज भी जीतन राम मांझी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई, वो सांसद बन गए हैं गया से। तो ऐसे में केंद्र में मंत्री पद का भी उन्हें बड़ा जिम्मा दिया गया है, यानी जीतन राम मांझी काफ़ी बड़े नेता के तौर पर हैं और उनकी बहू दीपा मांझी यहाँ पर NDA उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। जीतन राम मांझी की हमने उन्हें उतारा है और जीतन राम मांझी की बहू जो हैं वो उम्मीदवार हैं यहाँ से। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और आरजेडी उनके खिलाफ जो है आरजेडी के रोशन मांझी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो मामला यहाँ भी बड़ा ही दिलचस्प है। यहाँ अगर यूँ कहें कि यहाँ सीधा सीधा मुकाबला है, जीतन राम मांझी की विरासत को दीपा मांझी बचा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। रोशन मांझी है वो भी दावा कर रहे हैं, लेकिन इमामगंज में अगर बात करें तो जीतन राम मांझी का कद एक काफ़ी बड़ा मायने रखता है। बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और बड़ा प्रोफाइल अगर कहा जाए बड़ा पद संभाल रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी की बहू का पलड़ा यहाँ जरूर भारी है। मुकाबला सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ भी जनसुराज की एंट्री है क्योंकि जनसुराज ने चारों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रखा है। तो ऐसे में यहाँ भी मामला दिलचस्प है, लेकिन मुकाबला सीधा सीधा NDA बनाम महागठबंधन का है। तरारी सीट की बात करें तो तरारी का मामला भी बड़ा ही दिलचस्प है। तरारी में जो है CPI-ML जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से राजू यादव उम्मीदवार हैं। दरअसल ये सीट तो CPI-ML की ही है। CPI-ML के सुदामा प्रसाद जो है यहाँ पर विधायक थे, सांसद बन गए हैं आरा से। तो ऐसे में ये सीट खाली हुई तो CPI-ML के उम्मीदवार राजू यादव यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। उनके मुकाबले में हैं बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत। जी हाँ, विशाल प्रशांत जिनके लिए काफ़ी पूरे NDA के कुनबे ने पूरा जोर लगाया, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो या फिर BJP के तमाम कद्दावर नेताओं ने जोर लगाया। चुनाव प्रचार किया गया है जमकर। सुनील पांडे जो कभी JDU के साथ भी थे, अभी BJP के साथ हैं और BJP ने उनके बेटे को विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है। तरारी का मामला भी बड़ा दिलचस्प है। अगर यूँ कहें कि यहाँ भी मामला तो सीधा ही सीधा है, NDA बनाम महागठबंधन की ही लड़ाई है, लेकिन यहाँ भी जनसुराज प्रत्याशी किरण देवी मैदान में है। किरण देवी है मैदान में। तो ऐसे में दिलचस्प यानी मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जनसुराज की तरफ से की गई है, प्रशांत किशोर की तरफ से की गई है। लेकिन तरारी की अगर बात करें तो तरारी में जिस तरह से बाहुबली सुनील पांडे के जो बेटे हैं विशाल प्रशांत काफ़ी मजबूती के साथ मैदान में है BJP उम्मीदवार के तौर पर, और दूसरी तरफ महागठबंधन के यानी CPI-ML के उम्मीदवार राजू यादव मैदान में है। तो मामला यहाँ भी बड़ा ही दिलचस्प है। तो ये बात हो गई 3 सीटों की। और चौथी सीट रामगढ़ की सीट भी अगर कहें तो आरजेडी के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा का विषय है। रामगढ़ सीट पर सुधाकर सिंह विधायक थे, वो सांसद बन गए, बक्सर से सांसद बने। तो ऐसे में ये सीट खाली हुई है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो सीट खाली हुई तो इस पर उनके भाई अजीत सिंह को आरजेडी प्रत्याशी बनाया गया है। यानी रामगढ़ की सीट प्रतिष्ठा वाली सीट। रामगढ़ में सुधाकर सिंह के पहले उनके पिता
जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ये सीट हुआ करती थी। उसके बाद सुधाकर सिंह ने उनकी विरासत को संभाला। सुधाकर सिंह सांसद बने तो अब छोटे बेटे अजीत सिंह ताल ठोक रहे हैं। यानी यहाँ भी काफ़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, आरजेडी के लिए ही नहीं, जगदानंद सिंह के लिए भी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में जगदानंद सिंह के बेटे मैदान में हैं। जो भाजपा ने पूर्व विधायक अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 2020 में वो सुधाकर सिंह से मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। जनसुराज ने सुशील कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। यानी अगर बात करें चारों सीटों की, तो चारों सीटों पर जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं मजबूती के साथ खड़े हैं, मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सीधी बात की जाए तो मामला तो आमने सामने ही है, एनडीए बनाम महागठबंधन की ही लड़ाई है। लेकिन जिस तरह से खास करके बेलागंज में मोहम्मद अमजद की एंट्री जो हुई है, जिस तरह से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है जनसुराज की तरफ से, तो वहाँ मामला सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। और कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर में ये डर भी हुआ, जैसा कि प्रशांत किशोर ने भी कहा कि लालू यादव को खुद मैदान में उतरना पड़ा। जनसुराज की वजह से, प्रशांत किशोर की वजह से उन्होंने जाकर चुनाव प्रचार किया, हिना साहब का सहारा लिया, ओसामा साहब का सहारा लिया। यानी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों के टूटने का डर उन्हें सता रहा था और ऐसे में लालू यादव ने खुद कमान संभाली। तो बेलागंज का मामला बिल्कुल ही दिलचस्प है, तरारी में मामला सीधा है। और उसके अलावा अगर बात करें इमामगंज में भी सीधी लड़ाई है, एनडीए बनाम आरजेडी यानी महागठबंधन की लड़ाई, और तरारी में भी मामला सीधा और बेलागंज में ही मामला थोड़ा दिलचस्प है। और रामगढ़ की जो सीट है वहाँ भी बीजेपी बनाम आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं आमने सामने हैं। दिलचस्प है, मैदान सज गया है, कल वोटिंग होगी, जनता के हाथ में अब आखिरी फैसला है। वोट की चोट होगी और वोट की चोट के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इन सीटों पर जो परिणाम आएंगे उसका इफेक्ट 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। और बिहार विधानसभा चुनाव में इसका जो परिणाम आएंगे उसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाएगी। अब इसे कौन भुनाएगा, ये बड़ा सवाल है, एनडीए या महागठबंधन। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।